चलिए बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो देखिए, इसको समझने के लिए पहले आपको एलोट्रॉप्स का मतलब समझना होगा। तो बच्चों, मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देकर एलोट्रॉप्स का मतलब समझाता हूं। देखिए, हम सभी इंसान गॉड की पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। अब आपने देखा होगा इतने सारे धर्म हैं तो बहुत सारे भगवान हैं, और इतने सारे गॉड क्या एक जैसे दिखते हैं? नहीं, सब थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के नजर आते हैं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी भगवान हैं, जितने भी गॉड हैं, वो फिजिकली देखने में डिफरेंट है, वो देखने में अलग टाइप के दिखते हैं, लेकिन इंटरनल लेवल पर अगर उन सबकी वर्किंग को समझा जाए तो उनका काम जो है वो लगभग एक जैसा है। वो इस नेचर में बैलेंस बनाकर रखते हैं, प्रकृति का संतुलन बनाकर रखते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितने भी भगवान हैं वो फिजिकली देखने में तो अलग टाइप के दिख रहे हैं, मगर इंटरनल लेवल पर वो एक जैसे हैं। बच्चों, इसी तरीके से हमारी दुनिया में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं जो देखने में डिफरेंट टाइप के लगते हैं, लेकिन अगर आप इंटरनली उनके अंदर जाकर देखोगे तो उनके अंदर आपको कार्बन ही मिलेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, ये वो सब्सटेंसेस हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टी तो डिफरेंट दिखाते हैं क्योंकि एक जैसे नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे कि कोल की बात कर सकते हैं, डायमंड की बात कर सकते हैं, ग्रेफाइट की बात कर सकते हैं। ये सभी सब्सटेंसेस बच्चों देखने में एक जैसे नहीं होते हैं, इनका फिजिकल अपीयरेंस एकदम अलग टाइप का है। लेकिन अगर आप इनके अंदर इंटरनल लेवल पर देखेंगे तो इन सभी के अंदर कार्बन प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, दीज आर दो सब्सटेंसेस विच आर फिजिकली डिफरेंट। ये वो सब्सटेंसेस हैं जो फिजिकली देखने में एक जैसे नहीं है, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है। और क्यों एक जैसी है? क्योंकि इंटरनल लेवल पर इनके अंदर कार्बन ही प्रेजेंट है। और बच्चों, ऐसे सब्सटेंसेस को हम एलोट्रॉप्स बुलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको गॉड के एग्जांपल में बताया। तो शायद बच्चों अब आपके माइंड में ये बात क्लियर हो रही होगी कि एलोट्रॉप्स का मतलब क्या है। हम समझ गए, एलोट्रॉप ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो देखने में अलग टाइप के होते हैं, मगर इंटरनल लेवल पे उनके अंदर एक जैसी कहानी चल रही होती है। अब बच्चों, हमें यह समझना होगा कि कार्बन के जो एलोट्रॉप्स हैं वो कितने टाइप के हैं। तो मैं आपको बता दूं, कार्बन के एलोट्रॉप्स आपको दो टाइप के देखने को मिलेंगे, एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन। तो बच्चों, हमें सबसे पहले समझना होगा कि अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन वर्ड का मतलब क्या है। देखिए, अमॉर्फस का मतलब हो गया कि आपका जो सब्सटेंस है वो नॉन क्रिस्टलाइन इन नेचर है, यानी कि उसके अंदर हमें क्रिस्टल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब क्रिस्टल क्या होता है? एटम्स का एक अरेंजमेंट होता है जो बार बार रिपीट हो रहा होता है। तो अगर आपको एटम्स का कोई पर्टिकुलर अरेंजमेंट बार बार रिपीटेड फॉर्म में दिख रहा है तो आप क्या बोलेंगे कि हमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है। और अगर आपको एटम का कोई फिक्स पैटर्न बार बार रिपीटेड फॉर्म में नहीं दिख रहा है तो वो पैटर्न कैसा माना जाएगा? एमॉर्फस। तो कार्बन के कुछ ऐसे भी फॉर्मेट हमारे पास हैं बच्चों जिनमें आपको क्रिस्टल्स नजर आते हैं, एक प्रॉपर एटम्स का फॉर्मेट नजर आएगा बार बार रिपीटेड फॉर्म में, तो वो आपके कार्बन के क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर माने जाएंगे। लेकिन अगर हम कार्बन का कोई ऐसा फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं जिसके अंदर हमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नजर नहीं आ रहा है, कार्बन एटम्स का कोई अरेंजमेंट प्रॉपर रिपीटेड पैटर्न में नहीं दिख रहा है, तो हम क्या बुलाएंगे? वो स्ट्रक्चर कैसा है? अमॉर्फस। अगर बच्चों मैं आपको कार्बन के अमॉर्फस एलोट्रॉप्स का एग्जांपल दूं तो कोल, कोक, चारकोल, इनके अंदर आपको क्रिस्टलाइन पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कैसे एलोट्रॉप माने जाएंगे? अमॉर्फस टाइप के। वहीं पर अगर मैं क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप की बात करूं बच्चों, तो डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर फुलरीन, ये कुछ कार्बन के ऐसे एलोट्रॉप्स के एग्जांपल हैं जिनमें आपको क्रिस्टलाइन पैटर्न देखने को मिलता है। तो बच्चों, अभी हमारे कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्रिस्टलाइन वाले एलोट्रॉप्स को पढ़ना है, तो चलिए उन्हीं के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। तो बच्चों, मैं सबसे पहले बात करता हूं डायमंड के बारे में। डायमंड के बारे में आपने सुना भी होगा और हो सकता है आपने डायमंड देखा भी हो। बच्चों, आप ये बात जानते हैं कि डायमंड एक नेचुरली हार्डेस्ट मटेरियल है, और अगर आप इंटरनली इसके अंदर देखें तो ये कार्बन एटम से बना हुआ है। अगर मैं डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करूं बच्चों, तो डायमंड का स्ट्रक्चर देखने में टेट्राहेड्रॉन जैसा होता है। अगर बच्चों आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ कनेक्टेड है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रखे हैं उसने। और इसी टाइप का स्ट्रक्चर बार बार रिपीटेड आगे भी देखने को मिल रहा है। और बच्चों, ये काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए तो डायमंड को हार्डेस्ट मटेरियल माना गया है। अब बच्चों, आप ये बात तो जानते हैं कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां पर एक कार्बन एटम ने अपने उन चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन को 4 अदर कार्बन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। मतलब यहां पर कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, और अगर कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है तो आप समझ पा रहे होंगे कि हमारा डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने में कोई हेल्प नहीं करेगा।
तो हम क्या बोल सकते हैं दैट डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बच्चों क्योंकि डायमंड एक नेचुरली हार्डेस्ट मटेरियल है तो इसका यूज करके हम ग्लास की कटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये ज्वेलरीज के फॉर्मेशन में भी यूज किया जाता है। चलिए बच्चों, अब मैं आपको कार्बन के दूसरे क्रिस्टलाइन एलोट्रोप से मिलवाता हूं जिसका नाम है ग्रेफाइट। इसको तो आपने रियल वर्ल्ड में देखा भी होगा। पेंसिल की जो लिड होती है बच्चों, उसको बनाने के लिए ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अब अगर हम एक ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को ध्यान से समझना चाहें तो वो कुछ इस तरीके का हेक्सागोनल पैटर्न के फॉर्मेट में दिखाई देता है। आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि बहुत सारे हेक्सागोन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक शीट लाइक स्ट्रक्चर बन गया है। बच्चों इन सभी हेक्सागोन के जो वर्टेक्स हैं, हमारे कार्बन एटम उसी वर्टेक्स पे प्लेस्ड है। और ऐसी एक लेयर नहीं होती है, ऐसी मल्टीपल लेयर्स आपको ग्रेफाइट के केस में देखने को मिलेंगी। बच्चों ये सभी लेयर्स आपस में एक वीक फोर्स के साथ आपस में कनेक्टेड हैं जिसे हम वीक वैंडरवाल फोर्स बुलाते हैं। अब क्योंकि इन लेयर्स के बीच में जो फोर्स है वो बहुत ही वीक है तो ये लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड भी करती हैं। इसीलिए बच्चों अगर आप कभी ग्रेफाइट को टच करके देखेंगे तो आपको सॉफ्ट एंड स्लिपरी लगेगा। तो बच्चों इससे पहले जो हमने कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रोप पढ़ा डायमंड, वो हार्डेस्ट मटेरियल था, मगर ग्रेफाइट वो नेचर वाइज सॉफ्ट है। अगर ग्रेफाइट के बच्चों किसी भी एक लेयर में आप किसी भी एक कार्बन एटम को कंसीडर करें तो आप देख पा रहे होंगे कि वो कार्बन एटम अपने अगल बगल के 3 कार्बन एटम के साथ कनेक्टेड है। मतलब उसने अपने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखे हैं, तो बच गया जो चौथा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री है। और अगर एक कार्बन एटम के पास एक फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब यहां तो बहुत सारे कार्बन एटम हैं, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि ग्रेफाइट के केस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं, मतलब ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं दैट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा बच्चों हमने ये भी देखा कि ग्रेफाइट की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके बीच में काफी अच्छा खासा गैप है और उनके बीच में जो फोर्स है वो काफी वीक है। वीक वैंडरवाल फोर्स हमें इसके बीच में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ये लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रही है। तभी तो हमारा ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी है। तो अगर हमारा ग्रेफाइट सॉफ्ट एंड स्लिपरी है तो क्यों ना हम इसका यूज एज अ लुब्रिकेंट करें। आपने देखा होगा कि कई बार जो मशीन्स रन करती हैं तो उनके पार्ट्स जो हैं वो थोड़ा सा घिस जाते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम चाहें तो यहाँ पर ग्रेफाइट को एज अ लुब्रिकेंट यूज कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस यूज हो रही हो तो वहां पर इलेक्ट्रोड्स की रिक्वायरमेंट होती है और वो इलेक्ट्रोड्स हम ग्रेफाइट की हेल्प से भी बना सकते हैं। और बोलो क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका यूज इलेक्ट्रोड के फॉर्मेशन में भी होता है। इसके बाद बच्चों हम अपने लास्ट क्रिस्टलाइन एलोट्रोप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलरीन। बच्चों अगर आप फुलरीन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो ये आपको बॉल शेप का लग रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर डिजाइन किया था जिसका स्ट्रक्चर देखने में फुलरीन जैसा ही है, इसीलिए फुलरीन का नाम उनके नाम पर पड़ गया बकमिंस्टर फुलरीन। बच्चों वैसे तो मैंने आपको सबसे सिंपल टाइप का फुलरीन दिखाया है जो कि स्फेरिकल इन शेप है, लेकिन एलिप्सॉइड शेप का भी फुलरीन हो सकता है, या ये आपको सिलेंड्रिकल टाइप का भी देखने को मिल सकता है, या कुछ और भी अदर पैटर्न हो सकते हैं। तो बच्चों अभी जो मैंने आपको सबसे सिंपल टाइप का स्फेरिकल शेप का फुलरीन दिखाया है, इसके अंदर 60 कार्बन एटम प्रेजेंट है और ये सिर्फ फुलरीन का एक मॉलिक्यूल है, यानी कि फुलरीन के अंदर ऐसे बहुत सारे कार्बन 60 वाले मॉलिक्यूल होंगे। अब बच्चों अगर आप फुलरीन के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे पेंटागन एंड हेक्सागन आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इन सभी पेंटागन और हेक्सागन की जो वर्टेक्स हैं वहीं पर हमारे कार्बन एटम प्रेजेंट हैं। तो अभी बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कितने पेंटागन और कितने हेक्सागन प्रेजेंट हैं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं यहाँ पर 12 पेंटागन एंड 20 हेक्सागन प्रेजेंट हैं। इसके अलावा बच्चों आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि फुलरीन का यूज कई बार एंटी एजिंग क्रीम में भी किया जाता है। आपने एंटी एजिंग क्रीम देखी होंगी जिसकी मदद से हम अपने स्किन के रिंकल्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। उन क्रीम्स में भी हम लोग फुलरीन का ही यूज करते हैं। तो बच्चों अभी ये जो हमने 3 स्ट्रक्चर डिस्कस किए, एक तो डायमंड का, ग्रेफाइट का और ये फुलरीन का, ये सब के सब कैसे स्ट्रक्चर हैं? क्रिस्टलाइन टाइप के हैं। इनके अंदर आपको कार्बन एटम्स का एक फिक्स पैटर्न बार बार रिपीटेड फॉर्म में देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये एलोट्रोप्स की कहानी आपको समझ में आ गई होगी।